अगर हमारे पास अभी तक का जो डिस्कशन रहा है उसमें हमने जो भी बात की थी, फेज डिफरेंस की बात की थी या हमने पाथ डिफरेंस की बात की, ठीक है। दोनों डिस्कशंस में जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था कि टू भी कुछ हो, इसमें पाथ डिफरेंस हो या फेज डिफरेंस हो, इसमें हमारी वेव एसेंशियली मूविंग थी, राइट। तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव। हम्म। प्रोग्रेसिव वेव जब भी टर्म यूज होती है तो बच्चे ना परेशान हो जाते हैं, तो पता नहीं कोई नई टाइप ऑफ वेव है। कोई नई टाइप ऑफ वेव नहीं है, जनरल सी वेव है, सिंपल सी वेव है। वेव का क्या काम होता है? वेव का काम होता है कि वो एनर्जी जो है ना वो एक जगह से ट्रांसफर दूसरी करें। एनर्जी ट्रांसफर कर दे, बस खत्म। तो जरूरी नहीं है उसके लिए वेव को खुद भी जाना पड़े। ये है बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब इसकी एक एग्जांपल मैं अगर दूं तो वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमारे पास एक गिटार है, ठीक है, और उसका कोई स्ट्रिंग है, या कोई पियानो है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो गिटार को अगर मैं थोड़ा सा स्केच करूँ तो वो ऐसे होगा, राइट। अब उसमें एक स्ट्रिंग होगा, यहाँ पे एक होल होता है, ठीक है, यहाँ से वो प्लग्ड होता है, यानी कि टाइटली पैक्ड होता है। अब गिटारिस्ट क्या करता है, वो यहाँ पे वाइब्रेट करता है, कभी वो यहाँ से होल्ड करता है, कभी वो यहाँ से होल्ड करता है, फिर वाइब्रेशन कर रहा होता है। आपने देखा है कुछ ऐसा? हाँ देखा। तो अब अगर हम थोड़ा सा इस तरह की वेव्स को स्टडी करना चाहें तो उसके एग्जाम्पल के लिए ये डिस्कशन कर लेते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई नोन डिस्टेंस है, लेट से वो नोन डिस्टेंस है, ठीक है। अब हमने ये किया कि हमने उन दो पॉइंट्स के बीच में एक बहुत ही टाइट स्ट्रिंग स्ट्रेच कर लिया। दिस इज अ स्ट्रिंग, हम्म। ठीक है। अब अगर हम ये कहते हैं कि हम इसको लेट से बिल्कुल सेंटर से प्लग करें, सो प्लग एट सेंटर, बिल्कुल हम्म। मिड से प्लग करें, तो अब क्या जनरेट होगा? तो पहले जरा सा अज्यूम करते हैं कि यार ये टाइट भी था, इसको प्लग करके हम ऊपर भी ले गए, तो एक वेव यूं बनेगी और एक वेव यूं बनेगी, हमें एक लूप वाइब्रेशन नजर आएगी, राइट। हाँ। अब ये समझना है, पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चैप्टर की या टॉपिक की बेस है, दैट इज व्हाट इज अ लूप वाइब्रेशन। तो लूप वाइब्रेशन में बेसिकली देयर आर टू वेव्स, ठीक है, हम्म। दो वेव्स हैं, बिल्कुल सेम है, यानी कि एवरीथिंग इज सेम। यू टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड, सेम। यू टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी, सेम। यू टॉक अबाउट नेचर, सेम। यू टॉक अबाउट स्पीड, सेम। एवरीथिंग इज सेम। हम्म। जिन्हें हम कहते हैं कोहेरेंट वेव्स। जब टर्म आ जाएगी ना कोहेरेंट, इसका मतलब है एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स, बट हम्म। मसला क्या है, दे आर ओनली ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। हम्म। ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और- हम्म। अब वो कैसे नजर आ रहा है? देखो, इस तरह से नजर आ रहा है कि अगर हमने लेट से एक वेव प्लग की थी तो एक साइड पे इसका बना यूं करके एक क्रस्ट, और अब इस पॉइंट के आगे तो वेव जा नहीं सकती थी, तो यहाँ तो कुछ बना नहीं, तो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हुई है वो, ठीक है, रिफ्लेक्ट, हम्म। और रिफ्लेक्ट हुई है तो वापस मतलब इसी जगह, ये रिफ्लेक्शन हुई है। इस रिफ्लेक्शन में उसका आप टर्फ नहीं बना, इस रिफ्लेक्शन में वो बेचारी बाउंस बैक हो गई। जाना तो उसने हम्म। आगे, तो गई गई नहीं वो। तो अब ये समझाना बच्चों को थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि यार वेव कहीं गई नहीं है, लेकिन हम्म। वेव ने अपना काम पूरा कर दिया। क्या मतलब है? देखो, यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स होंगे उनको तो डिस्टर्ब कर दिया ना इसने, हम्म। इसी तरह से यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स होंगे उनको भी डिस्टर्ब कर दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसने एनर्जी ट्रांसफर कर दिया? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल एनर्जी तो ट्रांसफर हो गई। जितनी हम्म। स्पीड से क्या कहते हैं ये पार्टिकल्स हिले हैं अपनी जगह से, उसका सबूत यह है कि जो गिटार की फ्रीक्वेंसी होती है, आपको नजर आ रहा होता है कितना खतरनाक होता है वो, कितनी शार्प आवाज होती है। या पियानो को देखें या किसी चीज को देखें, कितनी शार्प आवाज होती है, राइट। तो वो जो इतनी शार्प आवाज है और वो इतना दूर जो है वो ऑसिलेट करवा रहा है बड़े आराम से। तो कहानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इस तरह की बन चुकी है या मौजूद है कि हमारे पास ओवरऑल एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड, बट overall wave hasn't traveled anywhere. So kind of this is a stationary wave. ठीक है। अब बच्चा जब ये सोचेगा ना कि स्टेशनरी वेव क्या है, तो उसको मैंने सोचने पे मजबूर करना है कि देखो बेटा, एक होती है प्रोग्रेसिव वेव, जिसकी प्रोग्रेशन तुम्हें नजर आती है, और यूजुअली उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, जैसे वाटर वेव्स की बात। आप कोस्टल लाइन पे खड़े हो जाए जाके, और आपको आगे जब वेव टकराएगी तो आप कहेंगे हाँ भाई ये प्रोग्रेसिव वेव। ये इंटेंस इतनी नहीं है, इसका इम्पैक्ट ज्यादा है, लेकिन इसने एनर्जी बहुत कम डिलीवर की है क्योंकि खुद पार्टिकल्स ने मोशन किया है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी स्टेशनरी वेव की, तो स्टेशनरी वेव खुद तो अपनी जगह से कहीं नहीं गई है, लेकिन हम्म। उसने अपनी एनर्जी बड़े आराम से ट्रांसफर करवा दी है ड्यू टू ऑसिलेशन। हम्म।
बात समझ में आई? तो ये टर्मिनोलॉजी पहले तो क्लियर हो जाए कि प्रोग्रेसिव वेव इज अ वेव in which particles they actually move from one point to the other, and while doing that motion they transfer energy either perpendicularly or parallel. That has been discussed. If it is parallel, it should be longitudinal wave. It is If it is perpendicular, it should be transverse wave. Trans- But if we talk about a stationary wave, we don't happen to see wave motion because net wave motion is zero. Why? Because there are two opposing waves which are exactly equal in everything and they're canceling out each other. So what we can at most see is a loop vibration. हम्म, बात समझ में आई? हाँ जी। अब बेसिक गेम इसके बाद सारा का सारा मैथ्स का है कि लूप वाइब्रेशन है तो ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसको हम कहते हैं सैंड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब वो क्या था, उसमें एक अब मैं नाम भूल रहा हूँ म्यूजिशियन का, पता नहीं, बड़े फेमस म्यूजिशियन थे। उन्होंने एक हॉलो सिलेंडर लिया था ट्रांसपेरेंट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है ना यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स डाल दिए थे, क्लियर सैंड पार्टिकल, ठीक है। फिर इस ट्यूब को एक एंड से बंद कर दिया था, यहाँ पे कैप कर दिया, यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे इन्होंने रखा है स्पीकर, ठीक है, और म्यूजिक जो है ना वो प्ले कर दिया। तो व्हाट ही फाउंड वाज कि ये जो पार्टिकल्स है ना ये बड़े ओरिएंटेड हो गए, बड़े जबरदस्त किस्म से अरेंजमेंट हो गई इनकी। तो किस तरह से अरेंजमेंट हो गई इस तरह से कहीं कहीं जो है ना वो पार्टिकल्स जो है वो बहुत एक दूसरे के करीब हैं, और कहीं कहीं पार्टिकल्स जो है ना वो एक दूसरे के दूर है। हम्म, ये इनको समझ में आई। तो इन्होंने जो पैटर्न ऑब्जर्व किया वो था इस तरह से वेव पैटर्न बन रहा था, ये इस तरह से। हाँ, तो कहीं कहीं पार्टिकल्स की क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मट्टी के पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है, और कहीं हम्म, कहीं पार्टिकल्स की मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है। फिर इन्होंने कंक्लूजन दिया कि जब भी हम किसी क्या कहते हैं वेव, यानी कि हम जब भी किसी लूप वाइब्रेशन की बात करेंगे तो उसमें हमेशा ये जहन में रखना है हमें कि हमें दो चीजें तो मिलेंगी। दो चीजें क्या होंगी, एक वो पॉइंट होगा जहां पे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, उसको हम क्या हम्म, कहते हैं, हम कहते हैं नोड। एक वो पॉइंट होगा हम्म, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, उसको हम क्या कहते हैं, एंड। तो एंटीना। क्रस्ट ट्रफ कंप्रेशन रेयर फैक्शन की बात नहीं कर सकते। इसमें आप क्या बात कर सकते हैं, इसमें आप बात कर सकते हैं नोड एंट्री, ठीक है, बात समझ में आई? अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। तो पहली चीज जो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा वो ये पढ़ाना चाहूंगा कि अगर हमारे पास वन लूप वाइब्रेशन है तो उसमें हमारे लिए क्या 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 कहते हैं सीक्वेंसेस हो सकते हैं, या क्या क्या हमारे लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती हैं। तो अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये लेंथ है एल, ठीक है, जो जेनेरिक कोई भी लेंथ हो सकती है, तो इस लेंथ एल में कितनी वेव्स हैं? अब दैट इज अ क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेव्स। या अगर मैं और क्वेश्चन थोड़ा सा आसान करूँ तो मैं आपसे पूछूं यहाँ से लेके भाई यहाँ तक ये बताओ कितनी वेव लेंथ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वेव? तो आपके ख्याल में क्या होना है? ये वन वेव। नहीं, ये वन नहीं है, ये आधी वेव है। तो मैं ये ओ कह हाफ हाफ। बेसिकली ये हाफ वेव है, पहला पॉइंट टू। क्यों हाफ वेव है? क्योंकि देखो एक ही वेव है ना, यानी कि आधा लूप, मतलब एक पूरा लूप है, तो या तो क्रस्ट है, मजबूरी है कह देता हूँ समझाने के लिए, या सिर्फ ट्रफ है। तो अगर ये क्रस्ट है तो इसका ट्रफ नहीं है, और अगर ये ट्रफ है तो इसका क्रस्ट नहीं है, तो पूरी वेव तो नहीं है, आधी वेव है। बात समझ में आई? हाँ, तो ये तो रिलेशनशिप वो फर्स्ट हार्मोनिक को ये। जबरदस्त, गुड। तो अब आते हैं कि जब ये कहेंगे ना 2 टाइम्स लैम्डा दैट इज एल, तो ये कहानी कहाँ से बन गई भाई? ये कहानी ये बन गई कि हमारे पास जो मिनिमम मिनिमम क्या कहते हैं लूप बन सकता है दो क्लोज पॉइंट्स के बीच में, वो एक लूप बन सकता है। इज दैट करेक्ट? हाँ। 1 मिनट देना।
तो या आप कहीं चले गए थे? हेलो, हेलो। हाँ जी, हेलो। जी, वो आपको मेरी किसी आवाज ने आ रही है? जी, जी, जी। मीटिंग की। तो लेंथ जो है वो 2 लैम्डा हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिराइव करने में, तो वो होती है, आपको पता है, वी अपॉन लैम्डा। तो वो क्या हो जाएगी? वी अपॉन 2L हो जाएगी। अब जब कुछ, मतलब इसको समझना जरूरी है। देखो, ये है कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट में इस तरह की सेटिंग है, हमारे पास वन लूप वाइब्रेशन हो। अब ये पियानो भी हो सकता है, ये गिटार भी हो सकता है, ये सितार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या है, इसी इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना वाइब्रेशन 2 लूप है, ठीक है, तो 1 लूप के बाद 2 लूप ही हो सकती है अगर दोनों एंड से ये फिक्स्ड है। तो अब लेंथ एल में अगर हम कंसिडरेशन करें, तो बेसिकली क्या है, तो हिसाब किताब ये है कि लेंथ आप पूरी एक वेवलेंथ है, चाहे आप इस एंगल से देख लें, चाहे आप इस एंगल से देख लें, तो लेंथ इज नोड। लैम्डा। अब आ जाते हैं, अगर हम लिखते हैं भाई एफ इज इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा, तो ये बन जाएगा वी अपॉन एल। अच्छा, अब क्या करते हैं, मैं समझाने के लिए ये थोड़ी सी मैथ्स करूंगा। देखो, आपने ड्राइव किया अभी थोड़ी देर पहले वी अपॉन 2L, राइट? याद है ये लास्ट लाइन? अब मैं, क्योंकि ये एक ही इक्विपमेंट है, दोनों साइड पे इसके हमेशा नोट्स ही बनते हैं, तो मैं बजाय इसके कि हर दफा एक नया फॉर्मूला बनाऊं ना, मैं एक बड़ी लॉजिक सिंबल ड्राइव करता हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई 2 करते हैं खुद अपनी मर्जी से। तो दैट इज गोइंग टू एंड अप विथ 2B/12। मैथमेटिकली तो ये, मैथमेटिकली देयर इज नो बिग डील। इसी तरह से V/12 की जगह पे आई कैन राइट व्हाट, आई कैन राइट दिस। तो लेट्स डिफरेंशिएट दीज। हम कह देते हैं इसे F1, इसे कह देते हैं F2। सो आई कैन राइट F2 एज टू F1, राइट? दैट मेक सेंस? F2 S2 F1। आपको बात समझ में आई? हाँ जी। इसी तरह से फिर सिमिलरली, अब मुझे कोई ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3F4F1। अगर मेरे पास नोड्स हैं बोथ एंड्स, हाँ। तो इसे हम म्यूजिकल टर्म्स में कहते हैं, ये है हमारे पास सारे के सारे क्लोज पाइप इंस्ट्रूमेंट। क्लोज पाइप इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिनके जिनके अंदर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होता है जो दोनों साइड से प्लग्ड होता है। सबसे अच्छी एग्जांपल अगेन गिटार, पियानो, स्ट्रिंग या सितार। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ जी। अच्छा, फिर ओपन पाइप भी हो सकते हैं, जैसे फ्लूट है या कोई बाजा है या कोई, मतलब किस तरह की चीज है। तो उसमें क्या सीन होता है, उसमें रिवर्स सीन होता है थोड़ा सा। उसमें सीन थोड़ा सा इस तरह से होता है कि हमारे पास जो है ना, एक एंड पे स्ट्रिंग का हमेशा नोड बनता है और एक एंड पे एंटी नोड बनता है हमेशा। हम्म, आपने ये याद रखना है, जहां पे भी क्लोज्ड एंड होगा ना, वहां हमेशा हम्म, नोड, जहां ओपन होगा वहां हमेशा हाँ एंटी। जी। अब अगर कोई वाटर कॉलम दे दे, वो उसको बहुत पेट में दर्द होता है सवाल में, हमेशा वो देता है कि यार ये ओपन पाइप, मतलब वाटर कॉलम है, ट्यूब है, यहाँ पे एक साउंड सोर्स है। तो भाई इधर गारंटी है, जहाँ यहाँ इस पॉइंट पे तो हमेशा एंटी नोड ही होगा, यहाँ पे नोड होगा। अब कैसे पता चला ये ओपन है ना, तो यहाँ एंटी नोड, हम्म, और यहाँ आगे जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ वाटर सरफेस है, तो यहाँ क्या होगा? नोड होगा। ये बताइए, बात समझ में? हाँ जी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इस लेंथ एल में कितनी वेव्स हैं, तो आप क्या कहोगे? कहना चाहिए कि सर इस लेंथ एल में 1/4 ऑफ अ हम्म, वेव। क्या ख्याल है? क्यों? क्योंकि जब एक कंप्लीट लूप होता है तो हमने कंसिडर की थी हाफ वेव। तो अगर हम ये इसका हाफ। कर दें, तो ये λ/4 हो जाएगा। हाँ जी। यानी कि अब अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा, तो दैट वुड ट्रांसलेट टू बी एज, क्या कहते हैं, V/4L, राइट? डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ जी। तो पहले केस में क्या था? V/2L। लेकिन वहां पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो उसको भी लिख लेते हैं। वो था V/2L, देयर वर नोड्स एट बोथ एंड। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, आप कह लो इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फंडामेंटल हम्म, बेसिक। फिर F2 इसके अंदर हो सकता है फर्स्ट हार्मोनिक या सेकंड हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक, जैसे भी आपने गाना, ये कर सकते हैं। तो 2F1, ये हो गया थर्ड हार्मोनिक, ये हो गया फोर्थ हार्मोनिक, एंड सो ऑन। हम्म, ठीक। लेकिन जब अभी ओपन पाइप की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहानी ये है कि V/4L है। ठीक है, तो अब अगर F2 होगा, तो F2 क्या होगा, तो उसकी भी थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। वो एक ऐसा स्ट्रिंग होगा
जिसने इस तरह से वाइब्रेट करना है कि हमें पहले मिले थे एक एंड पे नोड और एक एंड पे एंटी नोड, ठीक है, तो हाफ लूप था, अभी भी ऐसे मिलना चाहिए। तो दिस इज ओनली पॉसिबल कि अब मेरे पास पूरा एक लूप हो और साथ में हाफ लूप हो। क्या ख्याल है? हाँ। तो इस लेंथ एल में इन टोटल अगर देखा जाए तो कितनी अब वेवलेंथ्स हैं, या हमें कहना चाहिए कि सर इसमें होना चाहिए वन एंड हाफ। लैम्डा बाय फोर, क्योंकि ये हो गया हाफ लैम्डा ओ लूप हाँ के हाँ। लिए, और ये हो गया हम्म, लैम्डा बाय फोर। हम्म, ये बताइए, बात समझ में आई? हाँ जी। तो अब अगर हम कहते हैं कि भाई F2 हमें डिराइव करना है, तो वो होना चाहिए, अगेन इसमें से निकाल लें, लैम्डा वुड बी इक्वल्स टू 4L/3। तो ये बन जाएगा V अपॉन लैम्डा। लैम्डा की बल्कि एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लेते हैं, अपने लिए आसानी हो जाएगी। दैट वुड बी V डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो V डिवाइडेड बाय लैम्डा इज 4L/3, विच इज गोइंग टू बी V, सॉरी, yeah, F is equals to V multiplied by 3 upon 4L. So I can say this becomes 3 times V upon 4L. क्या ख्याल है? हाँ तो which is F2 equals to 3F1, ये इसकी जगह पे F1 लिख सकते हैं because that was F1, right? हाँ। तो अब जेनेरिक क्या बना, अगर मेरे पास नोड्स नहीं है बोथ एंड्स पे, तो F1 is V upon 4L, ठीक है, बट F2 is not 2F1, it is 3F1। तो F3 क्या होगा? 5F1 होगा। F4 क्या होगा? 7F1 होगा। ये बताओ, ये बात समझ में आई? हेलो। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, आइए।